Hello guys, welcome to my channel Learning Platform Investment for Your Future। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं इस चैनल के माध्यम से सिर्फ आपके चैप्टर्स क्लियर नहीं करा रही हूँ, बल्कि कम शब्दों में 6th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, जो लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और जो इतिहास को शुरू से जानना चाहते हैं उनके ज्ञान में कुछ मिनटों में अभिवृद्धि करने का प्रयास करने की इच्छा रखती हूँ। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो सीरीज की अन्य वीडियोस को भी ज़रूर देखें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए फिर आज की क्लास के डिस्क्रिप्शन की बात कर लेते हैं। आज हम बात करने वाले हैं 6th क्लास के हिस्ट्री के चैप्टर 4 की, जिसका नाम है आरंभिक नगर यानी शुरुआती शहर। तो चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियोस में हमने मानव के शुरुआती रहन सहन, स्थान, खान पान, उसके काम आदि की चर्चा की थी, और उसमें यह भी बताया था कि यह जीवन मुख्यतः गांव से जुड़ा था। पर आज हम मानव के नगरीय जीवन के प्रति रुझान और अनुभव को जानेंगे, जिसका भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा सभ्यता, जिसे हमें सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, से संबंध है, जहां से नगर सभ्यता जैसे शब्द प्रचलित हुए। तो आइए समझते हैं कि हड़प्पा की खोज की क्या कहानी रही। हड़प्पा पुरास्थल रेलवे लाइन बिछाते समय आधुनिक पाकिस्तान से 150 वर्ष पहले प्राप्त हुआ, पर वहां के इंजीनियर्स ने हड़प्पा के पुरातात्विक अवशेषों, जिसमें मजबूत ईंटें भी थीं, का प्रयोग रेलवे लाइन को बनाने में किया, जिससे वहां के बहुत से जो अवशेष थे वो नष्ट हो गए। फिर 80 साल पहले इस जगह की फिर से खोजबीन हुई, और जो शुरुआती शहर मिला वह था हड़प्पा, और इसी जगह के नाम पर हड़प्पा सभ्यता का नाम प्रचलन में आया। हड़प्पा सभ्यता और इससे जुड़े अन्य नगरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले का माना जाता है। अब जहां से हड़प्पा सभ्यता के स्थल के प्रमाण मिले हैं उन पर नजर डाल लेते हैं। भारत में ये स्थान इस प्रकार हैं: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, और पाकिस्तान में पंजाब और सिंध प्रांत, जो कि सिंधु नदी से जुड़े हैं। संभवतः अपनी मान्यता, आर्किटेक्चर के ज्ञान या वर्ग के आधार पर इन नगरों मुख्यतः 2 भागों में इनको बांट दिया जाता है, जिसमें पश्चिमी भाग का जो साइज है वो छोटा है, पर हाइट में काफी ऊंचाई पर बना हुआ है, जिसे दुर्ग शहर का नाम दिया गया। और वहीं पूर्वी भाग, जिसका साइज काफी बड़ा था, पर इलाके के हिसाब से उसका आकलन निचले हिस्से के रूप में किया जाता है, इसलिए इसका नाम निचला शहर पड़ा। यहाँ दोनों भागों की जो बाउंड्री है, यानी कि किलेबंदी जो है, वो मजबूत ईंटों से इस तरह से की जाती थी कि ये आने वाले समय में जल्दी से नष्ट ना हो। अब हम संस्कृति युग से आगे बढ़कर सभ्यता की बात कर रहे हैं, जिसमें समस्त चीजों की एक सटीक बनावट और उसका उपयोग मनुष्य सीख गया था, जिसके अनुसार दुर्ग यानी कि ऊंचाई पर स्थित पश्चिमी भाग में काफी सारी इमारतें मिली हैं, जो शासकों या नेतृत्व वर्ग से संबंधित होगी, जिसमें एक अन्य शहर मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार मिला है, जिसके निर्माण में ईंट, प्लास्टर और चारकोल आदि का प्रयोग भली भांति किया गया, और पानी की लीकेज ना हो यह भी सुनिश्चित किया गया, जिसमें सीढ़ियां, स्नानागार के चारों ओर कमरे, और तो और पानी के निकास और स्नानागार को भरने के लिए कुएं का प्रमाण भी मिला है। इसका प्रयोग शायद उस समय के खास कार्यक्रम के लिए किया जाता होगा। इसके अलावा अग्निकुंड, जो कालीबंगा और लोथल से मिला है, जो यज्ञ आदि के लिए प्रयोग में लाया जाता होगा। विशाल भंडार गृह,
जहां चीजों को स्टोर करके रखा जाता था, जिसकी प्राप्ति हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से प्राप्त हुई है। यह मानचित्र भारतीय उपमहाद्वीप के शुरुआती नगर यानी कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थानों की जो स्थिति है उसको जानने में आपके काम आएगा, जिसको आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कुछ जो जगह हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे मोहनजोदड़ो, सोतका कोहो, धोलावीरा, सूरकोतदा, लोथल, चनहुंदड़ो, राखीगढ़ी, कालीबंगा आदि। अब यहाँ से प्राप्त हुए भवन, नाले और सड़कों की जो बनावट है उसे समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ के घरों की जो हाइट है वो ज्यादा ऊंची नहीं थी, ये केवल 1 या 2 मंजिले थे। अधिकांश घरों में केंद्र में एक आंगन होता था जिसके चारों ओर कमरे होते थे, अलग अलग स्नानागार होते और कुएं भी। इसके साथ साथ ढके हुए और ढलान वाले सीधे नाले थे और सफाई करने के लिए जगह जगह पर मेन होल भी बनाए जाते थे। सीधी गलियों के प्रमाण भी मिले हैं जो एक ग्रिड पद्धति से बने थे। ऐसा माना जाता है कि घर, नाले और सड़क का निर्माण एक साथ किया गया था। नगरीय जीवन में कई सारे वर्ग रहते थे, जिसमें अहम है शासक, जिसके होने या ना होने का जो प्रश्न है वो अभी भी एक चर्चा का विषय है, जिन्होंने संभवतः इमारत निर्माण की योजना बनाई होगी। इनके द्वारा बहुमूल्य वस्तुएं, धातुएं इकट्ठा करके रखने का जो प्रचलन है वो होगा, और तो और ये लोगों को भेजकर अन्य जगह से धातुएं, पत्थर आदि बहुत सी वस्तुएं मंगवाते होंगे। दूसरा वर्ग है लिपिक, जो मोहरों और अन्य वस्तुओं पर भी शासक के आदेश और उस समय के कार्यों का उल्लेख करते होंगे। तीसरे हैं शिल्पकार, जो घर या उद्योग स्थल पर भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाया करते थे, जिसमें मिट्टी के खिलौने आदि भी शामिल हैं। ये लोग लंबी यात्राएं भी करते थे, जिससे इनका अन्य जगह की वस्तुएं आयात करने का जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाता था, और साथ ही साथ अन्य स्थानों की जीवन शैली के बारे में जानने का प्रयास भी ये लोग करते थे। अब यदि इनके शिल्प कार्य पर ध्यान दें तो प्राप्त वस्तुओं के अनुसार सोना, चांदी आभूषण के लिए, तांबा और कांस्य औजार, हथियार, गहने और बर्तन के लिए उपयोग में लाए जाते थे। इसके अलावा शंख, मनके, बाट आदि भी उचित मात्रा में मिले हैं, और लाल मिट्टी के बर्तन जिस पर काले रंग के डिजाइन को उकेरा जाता था के कुछ प्रमाण भी पाए गए हैं। अगली हेडिंग है मोहरें, जो कि संभवतः पत्थर की होती थी। इनका आकार आयताकार होता था और इन पर जानवरों के चित्र भी बने होते थे। इसके प्रयोग संबंधी कारणों की जो चर्चा है वो हम आगे करेंगे। अब हर काम को करने का एक तरीका होता है जो हर कोई नहीं अपना सकता। इससे किसी काम को करने वाले विशेषज्ञ की भूमिका जो है वो बढ़ जाती है। कुछ स्थान ऐसे हैं जहां से विभिन्न वस्तुएं प्रमाण स्वरूप मिली हैं, जैसे कि मेहरगढ़ से कपास की खेती के प्रमाण मिले हैं, और वहीं मोहनजोदड़ो से कपड़े का टुकड़ा, चांदी के फूलदान का ढक्कन, तांबे की वस्तुएं और पक्की मिट्टी और फ्यांस से बनी तकलियां, जो कि सूत काटने की विधि का एक भाग है, के प्रमाण मिले हैं। अब फ्यांस होता क्या है यह भी जान लेते हैं। इसे बालू या स्फोटिक पत्थर का जो चूर्ण होता है उसमें गोंद मिलाकर कृत्रिम रूप से यानी कि आर्टिफिशियली बनाया जाता था, जिसमें नीले और हरे रंग आदि का प्रयोग किया जाता था। किसी वस्तु को बनाने में कच्चा माल बहुत अहम महत्व रखता है, जो प्राकृतिक रूप से भी और मानव द्वारा निर्मित भी किया जाता था।
फिर इनको अंतिम रूप देने के लिए इन पर मेहनत की जाती थी और कई बार ये वस्तुएं स्थानीय रूप से आसानी से मिल जाती थी और कई बार ये वस्तुएं बाहर के स्थानों से, जहां इसकी उपलब्धता हो, वहां से आयात की जाती थी। हड़प्पा कालीन सभ्यता में जिन स्थानों से कच्चे माल आयात किए जाते थे वे स्थान इस प्रकार हैं, जैसे कि तांबा राजस्थान से, टिन ईरान और अफगानिस्तान से, सोना कर्नाटका से, बहुमूल्य पत्थर गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से मंगाए जाते थे। अब क्योंकि ये एक नगरीय सभ्यता थी तो नगर यानी कि शहरों का मिलना स्वाभाविक है, परंतु नगर के लोगों के लिए भोजन की जो व्यवस्था है वो तो ग्रामीण क्षेत्रों से ही होती थी। शासक, लेखक और दस्तकार का गांव के किसानों और चरवाहों से चीजों का विनिमय के माध्यम से व्यापार हुआ करता था। इस सभ्यता की अहम फसलें इस प्रकार हैं, जैसे कि गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों आदि। यहाँ लकड़ी के हल के प्रयोग का भी अनुमान लगाया गया था, पर समय के साथ साथ ये नष्ट हो गए, पर हल रूपी खिलौने के जो प्रमाण हैं वो बच गए हैं। अब सिंचाई करने के लिए नदी, कुओं, नहरों आदि का प्रयोग भी किया जाता था। पशुपालन के भी प्रमाण मिले हैं। उनके अनुसार तालाब और चारागाह की व्यवस्था भी की जाती थी। यहाँ के लोग खेती के साथ साथ जंगल के उत्पाद इकट्ठा किया करते, मछली पकड़ते और शिकार भी किया करते, यानी कि पहले की जीवन शैली के साथ साथ नई जीवन शैली का समावेश। अब जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में भी कुछ स्थानों की विशेषताओं के बारे में चर्चा की थी, जैसे कि मेहरगढ़, हुसगी आदि, इसी प्रकार आज हम गुजरात पर चर्चा करेंगे। गुजरात जो कि सिंधु सभ्यता के अहम नगरों का मुख्य केंद्र रहा, इसके कच्छ इलाके में धोलावीरा नामक एक स्थान है। इस नगर को अन्य के कंपैरिजन में 3 भागों में बांटा गया था, जहां प्रवेश द्वार और किलेबंदी यानी सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता रूप से विद्यमान थे, जो विशेष आयोजन हेतु सार्वजनिक मैदान के प्रमाण के साथ था। यहाँ हड़प्पा की लिपि, जो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, को अभिलेख के रूप में पत्थर पर उकेरा जाता था। अब गुजरात के सिंधु सभ्यता से जुड़े दूसरे अहम स्थान की चर्चा करें तो इसका नाम है लोथल, जहां कच्चे माल के रूप में कीमती पत्थर और शंख, पत्थर और धातु आदि निर्मित वस्तुओं के केंद्र के रूप में विद्यमान था। इसके अलावा भंडार गृह, जहां कई मोहरें प्राप्त हुई थी, इमारत जहां मनके बनाने का काम होता था, और उद्योग स्थल से जुड़े लगभग सभी प्रमाण मिलते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि मुद्रा और मोहर होती क्या है। मोहर की जो छाप होती है उसी को मोहरबंदी कहते हैं, जो गीली मिट्टी पर लगाई जाती थी, जिसका प्रयोग लेन देन के समय सामान के साथ छेड़छाड़ ना हो ये सुनिश्चित करने के लिए किया जाता था। अब हमने पूरी सभ्यता से जुड़ी सभी विशेषताओं को जानने का प्रयास तो किया, पर अब क्योंकि जिस चीज की शुरुआत होती है उसका अंत भी होता है, ये तय है। यानी हड़प्पा सभ्यता का अंत या विघटन किन कारणों से हुआ, ये कारण इस प्रकार हैं। जैसे धीरे धीरे लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, यानी प्रवास करने लगे। लेखन, बाट और मोहरों का जो प्रयोग है वो बंद हो गया था। आयात में, यानी कि जो व्यापार करते थे उसके आयात में भी कमी आ रही थी। ग्रिड पद्धति, जिससे गलियों, नालियों और घरों का निर्माण होता था, उसका भी विघटन हुआ। नदियां सूख गई, जिससे खेती का विनाश हो रहा था। जंगल और चारागाह का नाश हुआ, जिससे पशुपालन का विघटन हुआ। आपदाएं जैसे कि बाढ़ आ जाना, इस तरीके के अनुमान भी लगाए गए। शासकों का नियंत्रण जो है लगभग खत्म होने पर आया था। बस्तियां उजड़ गई, जैसे जिसका प्रमाण मिलता है हमें आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियों के माध्यम से। सो गाइस, इसी के साथ ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे इस सीरीज़ की आगे की वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।